पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पृथ्वी के सतह से इंटरेक्शन की बात की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ईएमआर इंटरेक्शन विथ एटमॉस्फेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पृथ्वी की सतह से जब निकलता है तो उसे वायुमंडल से पार करते हुए संवेदक तक पहुंचना होता है। ऐसी स्थिति में वायुमंडल में कई भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें स्कैटरिंग अथवा प्रकीर्णन, एब्जॉर्प्शन अथवा अवशोषण, रिफ्रैक्शन तथा अपवर्तन इत्यादि होता है। और ईएमआर के क्वांटिटी में काफ़ी परिवर्तन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कई वेवलेंथ्स के रेडिएशंस होते हैं, और उन रेडिएशंस में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो विजिबल रेंज तथा इंफ्रारेड रीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग एटमॉस्फेयर से ईएमआर के इंटरेक्शन की बात क्यों करने जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि ईएमआर से जो इन्फॉर्मेशन, ईएमआर के साथ जो इन्फॉर्मेशन होता है वह अर्थ के सरफेस से तो मॉडिफाई होता ही है, और एटमॉस्फेयर के से गुजरते हुए उसमें काफ़ी परिवर्तन आता है। दूसरी बात कि जब ईएमआर एटमॉस्फेयर या वायुमंडल से इंटरेक्ट करता है तो हमें एटमॉस्फेयर के विषय में भी काफ़ी जानकारी मिलती है। अब हम लोग कुछ भौतिक प्रक्रियाओं की बात करने जा रहे हैं जो वायुमंडल में घटित होता है। ईएमआर जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो तीन प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें पहला है स्कैटरिंग, दूसरा है एब्जॉर्प्शन और तीसरा है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग स्कैटरिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्कैटरिंग का मतलब हुआ कि जब ईएमआर वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में बेहद ही छोटे छोटे कण होते हैं, चाहे वो गैस के पार्टिकल्स हों, चाहे वो धूल कण हो, या बादल हो, या वाटर ड्रॉपलेट्स हो। तो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स वायुमंडल में होते हैं, और उस कारण से ये पार्टिकल उन ईएमआर को का स्कैटरिंग कराते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे ये ईएमआर उन पार्टिकल से टकराएंगे तो रैंडम फैशन में वो बिखरेंगे, और उनके बिखरने की कोई दिशा निश्चित नहीं होती। वह पार्टिकल साइज और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और पार्टिकल के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तो स्कैटरिंग में रीडायरेक्शन ऑफ रेडिएशन है। जो स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा था उसकी जगह पर उसका डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन बदल करके वो अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। स्कैटरिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रकीर्णन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव स्कैटरिंग, और दूसरा को कहते हैं नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। सेलेक्टिव स्कैटरिंग के पुनः दो भाग हैं। पहला रैले स्कैटरिंग, चूंकि रैले महोदय ने इसको बहुत बेहतर ढंग से थ्योराइज किया, और दूसरा है मी स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग में रैले महोदय ने बताया कि जो भी प्रकीर्णन होता है उस प्रकीर्णन में प्रकीर्णन बेसिकली प्रकीर्णन जो होता है वह कणों के आकार तथा वेवलेंथ के साइज पर डिपेंड करता है।
स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। और इसका रिजल्ट क्या होता है? आकाश का ब्लू दिखना या रेड या ऑरेंज दिखना सनसेट या सनराइज के समय में, या डिफरेंट कलर्स जो आकाश में हमें दिखते हैं अलग अलग समय में, उसका कारण रैले स्कैटरिंग है। और रैले स्कैटरिंग इसलिए होता है कि जब ये वेवलेंथ जो पार्टिकल के साइज हैं वो वेवलेंथ के साइज से छोटे होते हैं। कहने का मतलब यदि पार्टिकल साइज छोटा होगा तो उस स्थिति में रैले स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा। और ज़्यादातर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वायु के कण हैं, उनका साइज वेवलेंथ से ज़्यादातर छोटा होता है, तो ऐसी स्थिति में रैले स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। आमतौर पे अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंस पार्टिकल साइज जो रैले स्कैटरिंग में होता है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा जो स्कैटरिंग है उसे हम मी स्कैटरिंग कहते हैं। और मी स्कैटरिंग में जो पार्टिकल का साइज है और वेवलेंथ है वो दोनों इक्वल होता है। यदि वेवलेंथ का साइज और पार्टिकल का साइज दोनों बराबर हो तो वहाँ मी स्कैटरिंग होता है। इसमें अप्रोक्सीमेट डिपेंडेंस पार्टिकल साइज जो है, पार्टिकल के साइज जो है वो 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। आमतौर पे स्मोक और हेज के पार्टिकल इस साइज के होते हैं, और इस कारण से स्मोक और हेज की यदि बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में मी स्कैटरिंग होगा। तीसरी स्थिति हो सकती है जिसे हम लोग नॉन सेलेक्टिव या अवरणात्मक प्रकीर्णन कहते हैं। मी स्कैटरिंग में, सॉरी, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग में जो कणों का साइज है वो वेवलेंथ के साइज से बड़ा होता है, और बड़े कणों के कारण वहाँ पर जो स्कैटरिंग होगा वो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होगा। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग में जो पार्टिकल साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं। डस्ट, फॉग, क्लाउड, वाटर ड्रॉपलेट्स, इनके साइज बड़े होते हैं, और यदि इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है वायुमंडल में तो वहाँ नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग की स्थिति होती है। तो ये तीन प्रकार के स्कैटरिंग की बात हम लोगों ने की। रैले, मी एंड नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग की बात हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दूसरे फैक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं या अवशोषण कहते हैं। अवशोषण का मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका एक भाग अवशोषित कर लिया जाता है, और कुछ गैस पार्टिकल्स, वाटर वेपर, ओजोन गैस इत्यादि की का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कुछ खास बैंड बैंड को या कुछ खास वेवलेंथ के रेडिएशन को वह अवशोषित करता है। जैसे ओजोन अल्ट्रावायलेट रेंज के रेडिएशन को अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो अपेक्षाकृत ईएमआर जो निकल रहा है पृथ्वी से, जो लॉन्ग वेव्स निकल रहे हैं, उसको अवशोषित करता है, और वाटर वेपर भी इस तरह से अवशोषित करता है। तो इसमें बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिड एंड फार इंफ्रारेड रीजन के स्पेक्ट्रम को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है, और 13 से लेके 17.5 माइक्रोमीटर के वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है उसको वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सॉरी, 13 टू 17.5 माइक्रोमीटर रेंज में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब करता है, तथा 5.5 से 7.0 माइक्रोमीटर एंड एबव 27 माइक्रोमीटर में वाटर वेपर बहुत बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि इन स्पेक्ट्रम, ये ऐसे स्पेक्ट्रम यदि गुजर रहे हैं तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन गैस बहुत अधिक मात्रा में उसको अवशोषित कर लेगा, और उसका बहुत कम भाग हमारे संवेदक तक पहुंच पाएगा। तीसरी बात जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन में बेसिकली
change in direction of a radiation due to a change in its speed। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग घनत्व के वायुमंडल से होकर गुजरता है और अलग अलग घनत्व से गुजरते हुए जो जो सीधी रेखा में ये चल रही थी उसमें तिरछापन आता है और सभी जो स्पेक्ट्रम है अलग अलग कलर्स के वो अलग अलग दिखने लगते हैं। तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन में जैसे आप मृग मरीज का जिसको कहते हैं मिराज लाइक सिचुएशन समर के महीने में, वो रिफ्रैक्शन से होता है। चूँकि गर्मी के दिनों में वायुमंडल के सबसे निचले लेवल की डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, उसके ऊपर डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस कारण से अलग अलग तापमान के कारण वायुमंडल के का घनत्व जो है वो अलग अलग जगह पे बदल रहा है और वहाँ से लाइट जब गुजरता है तो वहाँ मृगमरीचिका की स्थिति होती है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट है और बेंडिंग ऑफ लाइट इसलिए हो रहा है कि जब वायुमंडल में क्लैरिटी कम हो, उसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो उस कारण से वायुमंडल का घनत्व चूंकि अलग अलग हो रहा है इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन की स्थिति होगी। एक और चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एटमॉस्फेरिक विंडो। और एटमॉस्फेरिक विंडो में हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेरिक विंडो क्या है और एटमॉस्फेरिक विंडो से बेसिकली हम एग्जैक्ट वैसा ही होता है जैसा कि हम अपनी खिड़कियों से देखते हैं, घरों की खिड़कियों से। जैसे यदि दीवार के आर पार आप नहीं देख सकते, लेकिन यदि कहीं खिड़की लगी हुई है तो आप आसानी से बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं। तो वायुमंडल भी अलग अलग वेवलेंथ के ईएमआर के लिए कहीं पारदर्शी है और कहीं अपारदर्शी। तो जब किसी खास वेवलेंथ के रेडिएशन के लिए यदि हमारा वायुमंडल पारदर्शी है और आसानी से वह हमारे संवेदक तक पहुंचता है तो इसे हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहेंगे। एटमॉस्फेरिक विंडो में हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो डिफरेंट जो वेवलेंथ के रेडिएशन हैं जो कि 0.3 से लेके और 30 माइक्रोमीटर्स तक इसमें दिखाया गया है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स के रेडिएशन है जो कि एक्स एक्सिस पे है और यहाँ वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि कोई भी रेडिएशन जब वायुमंडल से होकर गुजर रहा है तो वह कितना प्रतिशत हमारे वायुमंडल से आसानी से पार कर जा रहा है। जितना ज़्यादा प्रतिशत वो पार कर रहा है, जैसे आप जो पीक्स देख रहे हैं, इसका मतलब इन जगहों पर इन वेवलेंथ्स के जो रेडिएशन है वो आसानी से वायुमंडल को पार कर रहे हैं और ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक विंडो हैं। लेकिन जहां आप नीचे पिक्स देख रहे हैं, जहां आप नीचे डिप देख रहे हैं, ये जो डिप है ये उल्टा है। यहाँ इन खास वेवलेंथ वाले रेडिएशंस जो हैं वो वायुमंडल के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाते हैं और हमारा ये जो ये रेडिएशन है, ईएमआर है, वो हमारे संवेदक तक नहीं पहुंच पाता। तो इसमें जो ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक विंडो में अलग अलग स्पेक्ट्रल रीजन में, तो इसमें सबसे पहले 0.3 से लेकर के और आप यहाँ तक के रेडिएशन को देख सकते हैं 2 तक का। और इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक ईएमआर जो है वो वायुमंडल में से आसानी से पार कर जाता है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी हैं, विजिबल रेंज भी है एंड इंफ्रारेड रीजन भी है, रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रीजन भी है। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80 to 100% ट्रांसमिशन ईएमआर का हो रहा है और ये सारे जगह जो हैं वो आसानी से वायुमंडल से होके वापस निकल जा रहे हैं। दूसरी स्थिति जो एटमॉस्फेरिक विंडो की है वो आप
इस रीजन में देख रहे हैं जिसमें 2 से 3 के बीच ये पर्याप्त मात्रा में ट्रांसमिशन हो रहा है। 3 से 4 के बीच में वेवलेंथ जहाँ पर 3 से 4 माइक्रोमीटर का है वहाँ पर ट्रांसमिशन बहुत बेहतर ढंग से हो रहा है। और 5 के आसपास जो है ट्रांसमिशन बेहतर ढंग से हो रहा है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ यदि आए तो यहाँ हम देखेंगे कि 8 से 10 के बीच में और 10 से 16 के बीच में जो रेडिएशन है EMR है उसका ट्रांसमिशन बेहतर हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक विंडो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक विंडो बेसिकली कुछ खास वेवलेंथ के रेडिएशन के लिए वो विंडो है, लेकिन दूसरे वेवलेंथ के रेडिएशन के लिए वह विंडो नहीं है और वह ब्लॉक कर देगा। तो अब ये अ विंडो इन द विजिबल एंड reflected infrared region between 0.4 to 2 micrometer. This is the window where the optical remote sensing operate. Optical remote sensing 0.4 से 2 माइक्रोमीटर तक के रीजन में होता है। ये जो एरिया है ये ऑप्टिकल वाला कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। दूसरी स्थिति है 3 windows in the thermal infrared region, namely 2 narrow window around 3 and 5 micrometer। 3 से 5 तक का जो ये है एरिया ये है जो कि कहलाता है हमारा थर्मल इंफ्रारेड रीजन, और थर्मल इंफ्रारेड रीजन का ये विंडो है। और तीसरा जो है रिलेटिवली ब्रॉडर है विंडो, एक्सटेंडिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 8 to 14। 8 to 14 का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो रीजन है ये रीजन हो गया तीसरा, जो कि विंडो है हमारा, जिससे कि बहुत क्लियर रेडिएशन एटमॉस्फेयर से होते हुए पहुंच पाता है। अब हम लोग कुछ और पहलुओं को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स। उसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अलग अलग जो स्कैटरिंग है वो कैसे होगा। यहाँ सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक डस्ट या स्मोक यदि है और उससे यदि कोई EMR टकराता है तो वैसी स्थिति में इस तरह का पैटर्न बनेगा। दूसरी स्थिति है कि एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स जैसे गैसेज वगैरह हैं, तो यहाँ चारों तरफ से जो रेडिएशन है, चूंकि इसके पार्टिकल साइज काफ़ी छोटे हैं तो इस ऐसा पैटर्न बनेगा। लेकिन यदि लार्ज वाटर